कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप लोगों का 27 फरवरी पेपर रहेगा विषय हिंदी का। अगर आप इस वीडियो पर देखने के लिए आ चुके हैं तो आपने बहुत ही सही किया, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूं, इससे पहले मैंने आपको सेट ए करवा दिया है। आ जाइए बच्चों, सेट बी की आज बारी है। पूरा सॉल्यूशन 1 से लेकर तो 23 तक A to Z प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ करवाए जाएंगे। क्लास बीच में कोई छोड़कर नहीं जाएगा। जल्दी से लाइव क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। डेली एक से एक ज़बरदस्त सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो ऑल स्टूडेंट बिना किसी गलती के क्लास में जुड़ जाएं और अपने सभी दोस्तों को, जो भी आपके क्लासमेट हैं, उनको आप इस क्लास को शेयर कर दें। यहाँ पर आप लोगों के लिए ये क्लास होने वाली है संश्लेषण और विश्लेषण करने वाली। जी हाँ, इसमें हम तोड़ेंगे भी सही और इसमें हम जोड़कर भी सीखेंगे। क्लास हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 सेट बी का सॉल्यूशन 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। समय आपके लिए 3 घंटे रहने वाला है। आइए प्यारे बच्चों, पूरा क्वेश्चन पेपर का हल मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे ज़बरदस्ती तैयारी आपने इससे पहले कभी नहीं की होगी, ज़बरदस्त वीडियो के साथ, क्योंकि प्यारे बच्चों पूरा एफर्ट हम लगा देंगे पूरे में से पूरे अंक लेने के लिए। जी हाँ, यूँ मान के चलिएगा कि आप लोगों के लिए यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए जो आपका 27 फरवरी को पेपर है, उसके लिए पूरी जी जान लगा के आप लोग मेहनत करेंगे और हम आप लोगों को मेहनत करवाएंगे। आइए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम क्वेश्चन क्रमांक पहले से स्टार्ट करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ आगे की रचना है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा है। जितने भी लाइव क्लास में स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं क्यों लिखता हूँ आगे की रचना है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो जी बच्चों, आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं क्यों लिखता हूँ आगे की रचना है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सत्य। सत्य आप लगाएंगे। अगला प्रश्न, फागुन सांस लेता है तो हर घर को सुगंध से भर देता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों का 2 से 3 सेकंड इंतज़ार करूंगा, उसके बाद में राइट आंसर मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए तो आप सभी इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल, इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। सत्य लगाएंगे इसमें आप। अगले प्रश्न को देखते हैं। संधि 5 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आंसर बताइए। संधि 5 प्रकार की होती है, तो क्या आएगा आंसर। जी हाँ बच्चों, संधि 5 प्रकार की नहीं होती है, तो इसका आंसर आप असत्य लगाएंगे। साथ में आप सभी मुझे बताइए, तो संधि 5 प्रकार की जब नहीं होती है, ये वाक्य असत्य है। प्रत्येक बच्चे का कमेंट आना चाहिए यहाँ पर। तो संधि कितने प्रकार की होती है, नाम सहित आपको बताना है कि ये पहली, ये दूसरी, तीसरी। जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। नाटक में अनेक अंक होते हैं, तो जी हाँ, नाटक में अनेक अंक होते हैं। लिखते चलिएगा, अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा ले और इन सभी के आंसर आप अच्छे से लिख लीजिए। छंद 3 प्रकार के होते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा असत्य। असत्य आपका आंसर होगा। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। पहला प्रश्न में हमारे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक दूसरे की ओर, जिसमें हमें सही विकल्प चुनकर क्या करना है, लिखना है। सही विकल्प चुनकर लिखेंगे तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे बच्चों। नेताजी का चश्मा पाठ गद्य की विधा है। नेताजी का चश्मा पाठ गद्य की विधा है। नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कहानी। कहानी आपका राइट आंसर होगा। दूसरा है, सूरदास के गुरु का नाम था। तो सूरदास के जो गुरु का नाम था वो क्या था, नरहरिदास, हरिदास,
वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। तो सूरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था बच्चों वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य उनका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बताइए, आप सभी इंतजार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। भोलेनाथ का वास्तविक नाम था, बताइए क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए आंसर इसमें आपका करेक्ट वाला क्या होगा। तारकेश्वरनाथ, विश्वनाथ, शिवा, शिवपूजन। तो भोलेनाथ का जो वास्तविक नाम था वो था, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको देते रहना है बच्चों, गलती किसी प्रकार की करना नहीं है। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर करें। तारकेश्वरनाथ आपका आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, चौथा रहेगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं, बताइए आंसर क्या होगा। रस कहते हैं, छंद कहते हैं, कविता कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो बच्चों उसे कहते हैं अलंकार। अलंकार आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, पांचवा प्रश्न आपका रहेगा बच्चों, जिसमें आपको जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताई है, सीधी, सरल, कठोर, भोली। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा को कहा है भोली, भोली उन्होंने बताया है। अगला प्रश्न है छठा, श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली, कूटनीति, राजनीति, योग, ग्रंथ। तो बच्चों इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा राजनीति। राजनीति पढ़ लिए। अपने हाथ में कॉपी और पेन जरूर रखिएगा और सभी प्रश्नों को आप नोट जरूर करें, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका रहेगा तीसरे वाले क्वेश्चन का पहला, पंचवटी में समास है। तो पंचवटी में जो आपका समास हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास आप राइट आंसर लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, प्रयोगवाद के जनक हैं। तो प्रयोगवाद के जो जनक हैं उनका नाम है अज्ञे, और अज्ञे द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसका नाम भी अवश्य बताएं। सभी ऑल विद्यार्थी इसका आंसर जरूर बताएंगे कि अज्ञे ने कौन सा पाठ लिखा है और अज्ञे का जन्म कब हुआ है। सभी बताएं मुझे अज्ञे का जन्म कब हुआ है, यह आपका होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन है, बताइएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, भोलानाथ का तिलक लगाता था। तो भोलानाथ जो था वो तिलक लगाता था, किसका आंसर हो जाएगा बच्चों, भभूत का। भभूत का वो तिलक लगाता था। चौथा प्रश्न, बाल गोविंद भगत के गीत गाया करते थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कबीरदास जी के। अगला क्वेश्चन पांचवा, शिव धनुष तोड़ा था। पांचवा है ये, शिव धनुष तोड़ा था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राम ने। क्रिया के प्रकार होते हैं। तो क्रिया के जो प्रकार होते हैं बच्चों वो होते हैं दो क्रिया के प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सभी मुझे जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। जोड़ी मिलाना है, प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी मिलाना है, ठीक है। गलती किसी प्रकार की हमें करना नहीं है वरना हमारा नंबर यहाँ से कटेगा। माता पिता में समास हो जाएगा द्वंद्व समास। शिव पूजन सहाय ने जो पाठ लिखा है उसका नाम है माता का आंचल। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। आंखों का तारा बहुत प्यारा। लखनवी अंदाज पाठ किसने लिखा है, यशपाल ने। और छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद में आपका एक शब्द उत्तर आपको यहाँ पर मिलेगा। सही 60 आंसर आप लिखेंगे, गलती किसी प्रकार की करना नहीं है। एकांकी में कितने अंक होते हैं। एकांकी में कितने अंक होते हैं बच्चों, तो इसका आंसर होगा आपका 1। ठीक है, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी आंसर नहीं दे रहे हैं, या तो आपको याद नहीं है या फिर आप देना नहीं चाहते हैं। तो सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आते रहना चाहिए। और जो स्टूडेंट न्यू जुड़ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं इस चैनल पर पहली बार, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप ज़रूर एक बार लिखिएगा कि मैं पहली बार इस वीडियो को देख रहा हूँ। जो भी देख रहे हैं स्टूडेंट, जो भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं
वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं इस क्लास में पहली बार जुड़ा हूँ। तो इसी प्रकार आप लोगों के लिए बच्चों क्लास चल रही है। सेट ए करवा दिया है, आज सेट बी चल रहा है, सेट सी आने वाला है, सेट डी आपको करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोगों की तैयारी बहुत ही उम्दा और शानदार हो जाएगी। बिल्कुल, सभी जो आ चुके हैं हमारे न्यू स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। एक बार इस क्लास को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है और आने वाले सेट पाना चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट के, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का PDF है, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ पर पूरा सॉल्यूशन के साथ पेपर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो बच्चों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 8 आपका आंसर होगा। तीसरा, सुभाष की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति बनाई थी उस मूर्तिकार का नाम जो था बच्चों वो क्या था, मोतीलाल। क्या नाम था, मोतीलाल उसका आंसर होगा सही। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा, परशुराम के पिता का नाम था। तो परशुराम के जो पिता थे उनका नाम था जमदग्नि उनका नाम था। अगला क्वेश्चन पांचवा, अणुबम कहाँ गिराया गया था। तो अणुबम कहाँ गिराया गया था, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, जापान के हिरोशिमा पर। जापान के हिरोशिमा, ठीक है, मात्रा लगा लेंगे आप, जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। नंबर 6 वाला क्वेश्चन, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई कैसा वाच्य है बच्चों। तो राम के द्वारा पुस्तक जो पढ़ी गई ये वाच्य है आपका कर्मवाच्य। कर्मवाच्य आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के और 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा पूरा। चलिए छठा देखते हैं। भारतेंदु युग की 2 विशेषताएं लिखिए। तो भारतेंदु युग की पहली विशेषता ये आप लिख लीजिएगा, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, समाज सुधार के लिए काव्य रचनाएं। समाज सुधार के लिए काव्य रचनाएं। समाज सुधार के लिए क्या की गई है, काव्य रचनाएं की गई है। ठीक है, 2 विशेषता हो गई। चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। ठीक है, और मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्यों उम्मीद जगाता है, और समास किसे कहते हैं उसके नाम लिखिए। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार किया होगा। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। अब इनके 7वां, 8वां, 9वां और एक क्वेश्चन और देख लीजिए 10वां। इन सभी के आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, और पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। चलिए इनका आंसर देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हैं 7वें वाले प्रश्न का आंसर, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। अपनी कॉपी में आपको इसी प्रकार आंसर लिखना है अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका साफ साफ लिखा है, कवि जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने को कहा परंतु वे राजी नहीं हुए। उनके अनुसार उनका जीवन साधारण रहा, उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया जिसका उल्लेख आत्मकथा में किया जाए। उनका जीवन आघातों एवं दुखों से पूर्ण रहा है, इसलिए वे आत्मकथा लिखकर उन दुखों को याद नहीं करना चाहते हैं। हो गया। चलिए आगे 8वें वाले प्रश्न का आंसर देख लीजिए। अभी मैंने 10 क्वेश्चन बताए थे आपको, क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक उनके आंसर बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 8 जिसमें आपको समास किसे कहते हैं और उसके नाम। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और
बहुरी तत्पुरुष। ठीक है, ये सभी समास के नाम भी हो गए। ये हो गया 2 नंबर का प्रश्न। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका छठा वाला मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये रहा नवा क्वेश्चन, जिसमें आत्मकथा कविता से स्पष्ट होता है कि जयशंकर प्रसाद बहुत ही सरल एवं विनम्र स्वभाव वाले थे। उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, इसलिए एक कारण तो यह है कि उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया जिसका उल्लेख आत्मकथा में किया जाए। तो ये हो गया क्वेश्चन 10। मैंने आपको बताया था कि बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो भगत की पुत्रवधू, बड़ा की मात्रा आएगी, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई थी और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। पुत्र वधू उनके खाने आदि की व्यवस्था करके उनके साथ रहना चाहती थी। ठीक है, तो गलती आपको किसी प्रकार की नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब 10 से आगे हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब आएगा हमारा 11वां। चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। या लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। या फिर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। 13वां क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद वदंत आनंद कौशल्यान का काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। मन्नू भंडारी अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। कहानी और उपन्यास में अंतर। ठीक है, तो अब 11 से लेकर मैं आप लोगों को 15 तक आंसर बताऊंगा। आप देखेंगे अभी अन्युक्त अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। अथवा वाले अभी नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अथवा वाले भी आपको करवा दूंगा। चलिए आंसर देख लीजिए। ये रहा 11वां वाला प्रश्न आपका, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ये एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे दांत निकालते बच्चे को मुस्कुराता देखकर प्रसन्नता से भर जाते हैं। बच्चे की मुस्कान इतनी जीवंत है कि ये मृतक में भी क्या प्राण डाल देती है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर देखेंगे। 12 के बाद हमारा एक 13 रह गया है जो मैं आपको नीचे करवा दूंगा। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी का। तो 2 रचनाएं उनकी, अम्बपाली, जंजीरें और दीवारें। ठीक है, या आप लिख सकते हैं चिता के फूल भी लिख सकते हैं। गेहूं और गुलाब भी लिख सकते हैं। माटी की मूर्ति लिख सकते हैं। इनकी भाषा शैली, ठीक है, ये शैली लिखिए। इनकी भाषा बहुत व्यवहारिक है। इन्होंने अपनी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सुंदरता बढ़ गई है। ठीक है, शैली भी देख सकते हैं यहाँ पर। 15वें वाले क्वेश्चन का जो मैंने अभी आपको कहानी और उपन्यास में अंतर बताया था, देख सकते हैं। कहानी या उपन्यास, कहानी में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है और उपन्यास में जीवन की संपूर्ण जीवन का क्या होता है, वर्णन होता है। ये हमारा एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर यहाँ पर थोड़ा सा एक कट रहा है। ठीक है, लेकिन समझ में तो आ जाएगा। ठीक है, कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। PDF बनाने में मिस्टेक हो गई है। चलिए 16वें वाले प्रश्न को देखते हैं, उसके बाद समझने की इसको कोशिश करेंगे। 16वां प्रश्न है आपका, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है और बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। 17वां है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नायक गंतोक लेखिका को किस प्रकार संबोधित कर रहा था। स्क्रीन शॉट ले लें सभी, और जो नए स्टूडेंट क्लास में जुड़ते जा रहे हैं अपने सभी दोस्तों को क्लास ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो को आप अच्छे से देख सकें। आगे भी देख सकते हैं बच्चों, आप निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो इसका भी भावार्थ मैं आपको बता ही देता हूँ, दोनों में से एक का, और 19वें में भी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम 16 से लेकर तो 20 तक आंसर देखेंगे। ठीक है, ये 20 तक हम आंसर देखेंगे। राष्ट्रीय एकता पर अनुच्छेद लिखिए। या ग्राहक और दुकानदार के बीच महंगाई की समस्या पर संवाद लिखना है। चलिए तो आंसर देख लेते हैं।
यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन समझिएगा। सेनाई की दुनिया में डुमरांव को याद करने का पहला कारण तो यह है कि जो सेनाई में रीढ़ उपयोग में आती है वह डुमरांव की सोन नदी के किनारे मिलती है। दूसरा कारण यह है कि मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा इतना तो, लेकिन ये थोड़ा पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हो गई। अगला था झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक। लेखिका को ढलान की वजह से पहाड़ आसमान की तरह उल्टा लग रहा था। तारों की रोशनी में गंतोक बहुत ही सुहाना और लुभावना लग रहा था। उसके बाद में ये 18वां प्रश्न आ गया बच्चों, तो आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको संदर्भ प्रसंग लिखना था। ये पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई है। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। और ये हमारा प्रसंग हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? भावार्थ। बिल्कुल व्यवस्थित लिखा है, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। 19वें वाले प्रश्न में भी आप देख सकते हैं जो पंक्तियां थी उनका संदर्भ प्रसंग यहाँ पर कर दिया। ये संदर्भ है बाल गोविंद भगत से ली गई है, रामरक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। ये प्रसंग लिख दिया है और ये रहा आपकी व्याख्या। ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर लेना है तो ये रहा 20वां। ग्राहक और दुकानदार के बीच में संवाद। ग्राहक, भैया 1 किलो शक्कर दे दो। ठीक है, शक्कर दे दो। दुकानदार, लीजिए भैया। ग्राहक, भैया कितने पैसे हुए? दुकानदार, 100 रुपये। ग्राहक, अरे भैया इतनी महंगी? दुकानदार, हाँ भैया हम क्या करें, महंगाई बढ़ गई है। ग्राहक, अरे भैया महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दुकानदार, हाँ भैया हम क्या करें। ठीक है, इस प्रकार संवाद आप लिख सकते हैं। चलिए अब 21वें वाले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 में आपको क्या करना है? तुम हो धरती के पुत्र ना हिम्मत हारो। ये अपठित गद्यांश से इसको पढ़कर आंसर देना है। इन 3 प्रश्नों के आंसर इसी में से ढूंढ कर देना है। या तो आप ये वाले कर लो 3, या नीचे वाला कर लो आप गद्यांश। ये पद्यांश है, ये गद्यांश है। ठीक है, नंबर बराबर ही आपको मिलेंगे। चलो इसका आंसर मैं आपको हल करके बता दूंगा। और यहाँ पर आप 22 में अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र का एक आवेदन पत्र लिखना है। और यहाँ पर आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना है किसी एक टॉपिक पर। तो निबंध भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं हम आंसर। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 21 का आंसर। हमें अपने कार्य श्रम पूंजी से संवारने हैं। स्वाभिमान का दीप स्वयं जलता है। और पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? श्रम, मेहनत हमें करना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर विज्ञान वरदान एवं अभिशाप का आप रूपरेखा देख सकते हैं 23 वाले क्वेश्चन में। ये पूरा निबंध है, व्यवस्थित आप लिखें और पूरे नंबर ले लें अपने। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखिए जो प्रश्न नंबर 13 छूट रहा था हमारा जयशंकर प्रसाद वाला, वो देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये पूरा आंसर है। ठीक है, 2 नंबर का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमने 22 का जो प्रार्थना पत्र था वो पहले नहीं देखा था, अब देख लीजिए। इस प्रकार से आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा प्रार्थना पत्र। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आप इस क्लास पर नए हैं तो आप इस क्लास को कहां से देख रहे हैं और आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।